Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research, Unit 3rd, Consumer in Social and Cultural Setting, lecture number 24. In lecture number 24, we will discuss cross-cultural consumer बिहेवियर। लास्ट लेक्चर्स में हमने कल्चर का क्या कंज्यूमर बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस होता है वो पढ़ा था। उसके बाद एक कल्चर में जो डिफरेंट सब कल्चर्स होते हैं उनका कंज्यूमर पर क्या इम्पैक्ट होता है वो डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब कंपनीज एक से ज़्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस करती हैं तो अलग अलग कंट्री में जो कल्चर होता है तो कंपनी को खुद के कंट्री की भी कल्चर की स्टडी करनी पड़ती है, दूसरी कंट्री के कल्चर की भी स्टडी करनी पड़ती है और वहाँ के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कल्चरल कंज्यूमर बिहेवियर। तो ट्रेड बैरियर्स का रिमूवल हो गया 1991 में। एलपीजी स्ट्रेटजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के बाद नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, नंबर ऑफ इंडियन कंपनीज ने ओवरसीज अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनकी संख्या इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज ए कस्टमर इंडियन कंज्यूमर हमारे पास भी चॉइस इंक्रीज होगी कि हमें अपनी कंट्री के प्रोडक्ट के अलावा दूसरी कंट्री की जो कंपनीज हैं उनके द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं। तो पहले हमारे पास केवल एचएमटी और टाइटन का ही ऑप्शन होता था, अब जो कंज्यूमर है उसके पास ओमेगा, स्वेच, लॉगिन्स, टाइमेक्स और अदर रोलेक्स नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं वॉचेज के, वो अवेलेबल हैं। हर कैटेगरी में ये है, कार में देख लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लो, स्मार्टफोन्स में देख लो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देख लो, तो कस्टमर्स के पास चॉइसेस इंक्रीज हो गई। तो इसे हम इसके लिए कंपनीज को क्या करना पड़ता है, क्रॉस कल्चरल कंज्यूमर एनालिसिस। तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है क्रॉस कल्चरल कंज्यूमर एनालिसिस का। सपोज कोई अमेरिकन कंपनी है, वो इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है, तो अमेरिकन कल्चर की स्टडी उसने की हुई है, वो इंडियन कल्चर की स्टडी करती है और देखती है कि इंडियन कल्चर और अमेरिकन कल्चर में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और इंडियन कल्चर और अमेरिकन कल्चर में क्या क्या डिफरेंसेज हैं। तो उसके बेस पर फिर वो अपना जो मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसका डिसीजन लेती है। तो इससे कंपनीज को क्रॉस कल्चरल कंज्यूमर एनालिसिस करने से क्या बेनिफिट हो जाता है कि उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अलग अलग कंट्रीज़ के जो कल्चर है उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेज हैं। तो जितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होंगी आपकी कंट्री के कल्चर और जिस कंट्री में आप बिजनेस करना चाह रहे हो वहाँ के कल्चर में, तो आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को सेम रख सकते हो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन को। और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग कंट्रीज़ में इंडिविजुअलाइज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, मतलब अलग प्रोडक्ट, अलग प्राइस, अलग प्रमोशन और अलग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चाइनीज़ कल्चर और अमेरिकन कल्चर का कंपैरेटिव एनालिसिस दिया गया है क्योंकि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, डिफरेंसेज हैं। तो एक चाइनीज़ कंपनी अमेरिका में बिजनेस कर रही है तो उसे अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ेगी, एक अमेरिकन कंपनी चाइना में बिजनेस कर रही है तो उसे अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ेगी। तो जो चाइनीज़ कल्चर हैं उसमें जो वहाँ का डॉक्ट्राइन है, कन्फ्यूशियन डॉक्ट्राइन है, उसके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप होती है जो कि टीम में, ग्रुप के ऊपर होता है, जबकि अमेरिकन कल्चर में इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया गया है। चाइनीज़ कल्चर में सबमिसिव टू अथॉरिटी, सीनियर पर्सन है उसी के पास अथॉरिटी होती है और वो जो बोलता है वही काम होता है। जबकि अमेरिकन कल्चर में सेल्फ रिलायंस, जो इंडिविजुअल को खुद अच्छा लगता है वो उस पर ज़्यादा फोकस देता है। एंसेस्टर वर्शिप, बड़ों की, पूर्वजों की पूजा की जाती है, जबकि यहाँ पर है डिस्टिंक्शन है वो क्लास बेस्ड है। नेक्स्ट क्या है, चाइनीज़ कल्चर में वहाँ पर फीलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इनर एक्सपीरियंसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जबकि अमेरिकन कल्चर में एक्सटर्नल अपीयरेंसेस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लिया जाता है। चाइनीज़ कल्चर में बाकी के वर्ल्ड को क्लोज व्यू है और उनसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखा जाता है, जबकि अमेरिकन कल्चर में ओपन व्यू है और वो चेंज में और मूवमेंट पर फोकस करते हैं। चाइनीज़ कल्चर में एक पर्सन की ड्यूटी अपने परिवार के लिए, अपने स्टेट के लिए और अपनी कंट्री के लिए होती है, लेकिन अमेरिकन कल्चर में जो वैल्यू है वो केवल इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर होती है। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सिमिलरिटीज़, कि किसी भी
फर्म की सक्सेस, अगर वो प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग कर रही है एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में, वो इन्फ्लुएंस होगी कि उसकी खुद की कंट्री के जो वैल्यूज़, बिलीव्स, कस्टम, रिचुअल्स हैं वो दूसरी कंट्री से कितने सिमिलर हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में जितने भी मेजर इंटरनेशनल एयरलाइंस है, चाहे अमेरिकन एयरलाइंस हो, कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस हो, एयर फ्रांस हो, ब्रिटिश एयरवेज हो, वो सब लग्जरी है और उस पर फोकस करते हैं। बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल ट्रेवल्स पे फोकस करते हैं, चाहे किसी भी कंट्री का कस्टमर हो, क्योंकि उसमें उसकी नीड क्या रहती है, सिमिलर यानी सेम रहती है। तो क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं कंज्यूमर बिहेवियर में इंटरनेशनली? तो फर्स्ट क्या है, मिडिल क्लास। हर कंट्री में क्लास होती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज़्यादा मिलती है और सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो मिडिल क्लास को ही टारगेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, द चिल्ड्रन इन डिफरेंट कल्चर। हर कंट्री में जो चिल्ड्रन हैं वो मेजर डिटर्मिनेंट फैक्टर होते हैं, उनके पास पैस्टर पावर होती है। किसी भी कंट्री में आप चले जाओ तो उसमें जो फैमिली होगा उसमें यही कंजम्पशन के रोल्स होंगे, इन्फ्लुएंसर होंगे, इनिशिएटर्स होंगे, डिसाइडर्स होंगे, बायर्स होंगे, परचेजर्स होंगे, यूजर्स होंगे, मेंटेनर्स होंगे और डिस्पोजर्स होंगे। ओपिनियन लीडर्स, हर कंट्री में इनोवेटर्स होते हैं, जो कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट होता है उसको सबसे पहले परचेज करते हैं और वो ओपिनियन लीडर होते हैं। बाकी के दूसरे लोग उससे क्या लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं। नेक्स्ट, फ्रेंड। हर कल्चर में फ्रेंडशिप है वो एक इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है। हर कल्चर में फ्रेंडशिप को इम्पोर्टेंस दी जाती है और जो फ्रेंड्स होते हैं वो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंसेस, कि अलग अलग कल्चर में या अलग अलग कंट्री में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो कुछ डिफरेंस तो ओबियस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस है, वहाँ पर जो लोग हैं, पीपल हैं, वो ब्रेकफास्ट में सीरियल को यूज़ करते हैं। तो जो कैलोग्स है वो अपनी मार्केटिंग में ये फोकस करती है कि वो कंपटीटर ब्रांड से कैसे बेस्ट है। जबकि फ्रांस में है, लोग क्रोसिनेट और कॉफ़ी है वो यूज़ करते हैं या ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, तो वहाँ पर जो केलॉग्स की एडवर्टाइजमेंट है वो लोगों को कन्विंस करेगी कि उनको सीरियल्स है वो एज ए ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तो उसकी पैकेजिंग पर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होगी कि सीरियल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इंडिया में जहाँ पर लोग ब्रेकफास्ट करते हैं लेकिन ब्रेकफास्ट में हैवी फ्राइड ब्रेकफास्ट लेते हैं, जैसे आलू का परांठा है, ऑमलेट है, तो जो केलॉग्स है वो अपने एडवर्टाइजमेंट में लोगों को कन्विंस करती है कि वो स्विच करें लाइटर और मोर न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट डाइट की, और इसलिए वो केलॉग्स को खाएं। कई बार जो डिफरेंसेस होते हैं सबटल होते हैं, ये फिजिकल डिफरेंसेस की वजह से आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेमिंगटन है वो इलेक्ट्रिक शेवर बनाता है, तो वो स्मॉलर साइज में बनाता है जापान में, जिससे कि वो वहाँ के लोगों के छोटे हाथों में फिट हो सके। जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए वो जो रेजर का हैंडल है वो बड़ा रखता है, क्योंकि वहाँ के लोगों की हाइट ज़्यादा होती है तो उनके लिए बड़ा हैंडल चाहिए। कई बार जो डिफरेंसेस हैं वो कस्टमर्स वेरी करने की वजह से भी आ जाते हैं। जैसे जापान में ह्यूमिलिटी और डिफरेंसेस हैं वो ग्रेट वर्च्यू होते हैं, तो वहाँ पर हार्ड हिटिंग सेल्स अप्रोच या पुसी सेल्स अप्रोच है उसको ऑफेंसिव माना जाता है, वो लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो अगर आप अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री में बिजनेस कर रहे हो और आपने वहाँ पर सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की स्टडी नहीं की, तो वहाँ पर आपके प्रोडक्ट है वो मिजरेबली फ्लॉप हो सकते हैं। तो अब अपन ने सिमिलरिटीज़ तो पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे कि क्रॉस कल्चरल क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो क्रॉस कल्चरल क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। लैंग्वेज, सिंपल सी बात है, हर कंट्री में अपनी अलग लैंग्वेज होगी। आप स्पेन में जाओगे तो स्पेनिश होगी, फ्रांस में जाओगे तो फ्रेंच होगी, अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश होगी, यूरोप में यूरोपियन इंग्लिश होगी, इंडिया में हिंदी है या फिर इंग्लिश होगी, चाइना में मंडारिन होगी। तो आपको वहाँ के अकॉर्डिंग है अपने प्रमोशन को करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, रिलीजन्स। हर कंट्री में रिलीजन्स हैं वो अलग अलग होंगे। कुछ कंट्री हैं वो प्योर मुस्लिम कंट्रीज होंगी, कुछ कंट्रीज हैं वो प्योर है इस क्रिश्चियन कंट्रीज होंगी, कुछ कंट्रीज हैं वो हिंदू कंट्रीज होंगी, कई जगह पर एक से ज़्यादा कल्चर के लोग रहते होंगे। तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ के रिलीजन्स के अकॉर्डिंग चेंजेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, वैल्यूज एंड एटीट्यूड। हर कल्चर में वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि फ्रांस है, वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो पूरे अगस्त के महीने में वैकेशन लेते हैं, जबकि यूएस में है
वहाँ पर लोग कुछ वीक्स का वैकेशन लेते हैं जब वो कंटिन्यूसली काम करते हैं। इंडिया में है वहाँ पर दिवाली पर, होली पर, रक्षाबंधन पर इनको लोग ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, तो इनका परचेजिंग के एटीट्यूड इन फेस्टिवल्स पर ज़्यादा होता है। क्रिश्चियन कंट्रीज़ में है क्रिसमस पर ज़्यादा होता है, मुस्लिम कंट्रीज़ में रमज़ान पर ज़्यादा होता है। तो हर टाइम के लिए रिलीजन्स के अकॉर्डिंग या फिर अगर आप बोला जाए फेस्टिवल्स के लिए वैल्यूज़ और एटीट्यूड अलग अलग होता है। एजुकेशन, डेवलप कंट्रीज़ में एजुकेशन लेवल हाई होगा, लेस डेवलप कंट्रीज़ में एजुकेशन लेवल लो होगा। तो अगर कोई लेस डेवलप कंट्रीज़ में बिजनेस कर रही है तो प्रिंट मीडिया का यूज़ नहीं करेगी, अगर वो डेवलप कंट्रीज़ में बिजनेस कर रही है तो प्रिंट मीडिया का यूज कर सकती है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कई जगह कास्ट सिस्टम होता है, कई जगह क्लास सिस्टम होता है। इंडिया में जैसे कास्ट सिस्टम भी चलता है, अमेरिका में क्लास सिस्टम भी चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हर कंट्रीज़ के अपने लॉज अलग अलग होते हैं कि जितनी भी कंपनीज हैं वो वहाँ पर अपना प्लांट सेटअप कर रही हैं तो वहाँ पर उनको कितने लोकल वर्कर्स को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल कल्चर। डेवलप कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी इनोवेशन होता है, वहाँ पर है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगी, ऑटोमेटिक प्लांट्स हैं वो मिल जाएंगे, पावर मिल जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगी, रोड्स मिल जाएंगे, कम्युनिकेशन मिल जाएगा। लेस डेवलप कंट्रीज़ में इन सब चीज़ों की कमी होगी। नेक्स्ट क्या है, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब होता है कि आप किस चीज़ को सुंदर मानते हो, क्या चीज़ आपको अपील करती है। तो स्मेल, कलर, टेस्ट, एम्बियंस के लिए अलग अलग कल्चर में अलग अलग एस्थेटिक्स होते हैं। फैशन के लिए है, जैसे कि म्यूजिक के लिए, कलर के लिए, आर्किटेक्ट के लिए। तो आर्किटेक्ट के लिए तो हर जगह ही क्या होता है, अगर आप भी इंडिया में देखोगे साउथ के मंदिर है और जो नॉर्थ के मंदिर है उनका निर्माण बिल्कुल अलग अलग है। यूरोप में जाओगे तो वहाँ की बिल्डिंग्स हैं, उनका आर्किटेक्ट है इंडियन बिल्डिंग से अलग अलग होगा। चाइना में है लंबी गर्दन है, वो सुंदरता की निशानी मानी जाती है। छोटे पैर हैं, वो सुंदरता की निशानी मानी जाती हैं। इसी वजह से वहाँ पर लड़कियों को लोहे की है जूतियाँ पहनाई जाती हैं जिससे कि उनके पैर बड़े नहीं हो। उनके गले में रिंग डाली जाती है जिससे कि उनकी गर्दन लंबी हो। तो ये हर कंट्री में, हर कल्चर में एस्थेटिक्स का मतलब अलग अलग होता है। नेक्स्ट, एज। इंडिया अगर आप देखो तो यूथ कंट्री है, तो हर कंट्री में जो लोग हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उनकी एज अलग अलग होती है। काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स ज़्यादा हैं, वो कंट्री जल्दी से बूढ़े हो रहे हैं। और कई कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर अभी यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये हर कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, तो वहाँ पर प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होगी। जो यूथ कंट्री हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स कार, म्यूजिक, फैशन एक्सेसरीज, फैशन आइटम्स, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। और जो जिन कंट्रीज में सीनियर सिटीजन ज़्यादा हैं वहाँ पर मेडिटेशन है, हॉस्पिटैलिटी है, सिक्योरिटी है, इनकी डिमांड्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट आ जाता है कंट्री ऑफ ओरिजिन इफ़ेक्ट्स। कंट्री ऑफ ओरिजिन इफ़ेक्ट्स का मतलब क्या होता है, कई बार कुछ कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स बने होते हैं वो प्रोडक्ट्स इसीलिए फेमस होते हैं कि वो पर्टिकुलर उसी कंट्री से ही बने हैं। तो कंपनी जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें उस प्रोडक्ट को सेल कर रही है तो उसमें उस पर्टिकुलर कंट्री का नाम लिखती है मेड इन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि जो वॉचेज हैं वो स्विट्ज़रलैंड की फेमस हैं तो वहाँ पर मेड इन स्विस लिखा आता है। जितने भी मशीन्स आइटम्स हैं वो जर्मनी के फेमस है तो मेड इन जर्मनी लिखा आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जापान के फेमस हैं तो मेड इन जापान लिखा आता है। मसाले इंडिया के फेमस हैं तो मेड इन इंडिया लिखा आता है। तो दूसरी कंट्री का कस्टमर उसे इसीलिए परचेज कर रहा है कि वो उस कंट्री से बना हुआ है। परफ्यूम है तो फ्रेंच के हैं तो मेड इन फ्रेंच लिखा आता है। लेदर है इटली का फेमस है तो इटालियन लेदर आता है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, कंज्यूमर एथेनोसेंट्रिज्म। एथेनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है कि जब लोग हैं अपने कल्चर को दूसरे कल्चर से बेस्ट समझते हैं और वो अपने कल्चर के ही, अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट्स पर डाउट होता है।
तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म बोलते हैं। जैसे कि कोई डेवलप कंट्री है, वहाँ के कस्टमर्स किसी भी लेस डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज से कोई कंपनी उसके प्रोडक्ट्स को डाउट देखेंगे कि हमारी कंट्री की ही कंपनी जितना अच्छा प्रोडक्ट दे रही हैं तो वो उनसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे सकती, तो उनको प्रेफर नहीं करते। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म बोलते हैं। कई बार ये पैट्रियोटिक की वजह से भी, देशभक्ति की वजह से भी होती है कि हमें अपनी कंट्री के ही प्रोडक्ट्स को प्रेफर करना है। लेकिन कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म और एनोमेसिटी में डिफरेंस होता है। कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म आप इसलिए प्रेफर कर रहे हो क्योंकि आपको अपनी कंट्री के बनाए हुए प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं या आपके अंदर देशभक्ति की भावना है। लेकिन कंज्यूमर एनोमेसिटी का मतलब आप अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट से इसलिए प्रेफर कर रहे हो कि आपकी कंट्री के उस कंट्री के साथ टेंस रिलेशन है। जैसे एक सपोज है, कोई प्रोडक्ट है वो एक पाकिस्तानी कंपनी ने बनाया है और आपकी कंट्री के पाकिस्तान के साथ टेंस रिलेशन है, तो आप उस कंट्री के प्रोडक्ट्स को प्रेफर नहीं करते हो चाहे उनकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर एनोमेसिटी बोलते हैं। तो कंज्यूमर एथेनोसेंट्रिज्म जो बेसिकली होता है वो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ होता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी, मटेरियलिज्म सबसे हाई होता है, एजुकेशन लेवल हाई होता है, वहाँ की कंपनीज के पास रिसोर्सेज तक पहुँच होती है। तो जब डेवलपिंग या लेस डेवलप कंट्रीज की कंपनी वहाँ प्रोडक्ट सेल करती हैं तो वहाँ के कस्टमर से उसको प्रेफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट आती है एक टर्म एक्युलटूरेशन। तो एक्युलटूरेशन का मतलब क्या होता है कि अडेप्ट करना कल्चर को जिसको हम लाइक करते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल कोई चाइनीज़ पर्सन है, वो यूएसए में रहता है, तो उसके यूएसए के ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, कल्चर्स, बिलीव्स अच्छे लगते हैं तो वो अमेरिकन कल्चर को अडेप्ट कर लेता है। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्युलचुरेशन बोलते हैं। या कोई ज़रूरी नहीं है कि चाइनीज़ पर्सन है वो अमेरिका गया हो, कोई चाइना का पर्सन चाइना में ही रह रहा हो लेकिन वो अमेरिकन मूवीज़ देख रहा है, अमेरिकन कल्चर से एक्सपोज्ड है, इस वजह से उसे अमेरिकन कल्चर अच्छा लगता है तो उसने उसे अडोप्ट कर लिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्युलचुरेशन बोलते हैं। जैसे योगा है वो इंडिया की देन है, पूरे वर्ल्ड में अब जो योगा है उसको अडोप्ट किया जा चुका है, तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, एक्युलटूरेशन बोलेंगे। इसी तरीके से इंडिया में क्रिसमस बनाया जा रहा है तो वो एक्युलटूरेशन की वजह से है, या दिवाली है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में बनाई जा रही है तो वो भी एक्युलटूरेशन की वजह से होगी। अब नेक्स्ट आ जाता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड अडेप्टेशन इन इंटरनेशनल मार्केट, कि अब कंपनी के पास दो चॉइसेस होते हैं कि या तो इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंडर्ड प्रोडक्ट दे या फिर जो प्रोडक्ट है उसमें क्या कर ले, अडेप्टेशन कर ले। तो पहले अपन पढ़ेंगे प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होगा कि पूरे वर्ल्ड में आप एक जैसा ही जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को क्या करते हो, सेल करते हो। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़े बहुत जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं आप उन कॉस्मेटिक चेंजेस को कर लो, जैसे कि पैकेजिंग या लेबलिंग है उसमें आप चेंज कर लो। तो स्टैंडर्डाइज के क्या बेनिफिट्स होते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल प्रोडक्ट इमेज बनती है, वो कस्टमर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी मूव करता है, अगर उसे आपका प्रोडक्ट मिलता है तो उसे प्रेफर करता है। आप पूरे वर्ल्ड में सेम प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो कॉस्ट सेविंग होती है क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव होता है और आपको प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होते। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो फेवर करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। तो फर्स्ट क्या आएगा, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इंटेंसिटी। कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें टेक्नोलॉजी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटेल है वो कंप्यूटर्स के लिए प्रोसेसर बनाता है, या गूगल है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंटेंसिटी है तो उसे उसको कंट्री टू कंट्री चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मिडेबल अडेप्टेशन को। सपोज है किसी ऑथर ने एक बुक लिखी, अगर उसे लगता है कि उसको मैं पर्टिकुलर उस कंट्री की लैंग्वेज में कन्वर्ट करूँगा तो उतने ज़्यादा मुझे रीडर्स नहीं मिलेंगे, तो वो पूरे वर्ल्ड में उसको एक सिंगल लैंग्वेज या कहे तो इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कर सकता है, जिसको उसे पढ़नी होगी वो उसको उस लैंग्वेज में भी पढ़ लेगा। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ कस्टमर नीड्स वर्ल्ड वाइड। आज की डेट में कस्टमर्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में काम के सिलसिले में या घूमने के सिलसिले में जाते रहते हैं, तो अगर उनको अपनी कंट्री में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो उस कंट्री में भी होते हैं तो उसे प्रेफर करते हैं, जैसे मैकडोनल्ड है, पेप्सी है, कोको कोला है, लिवाइस जीन्स है। तो ऐसे कस्टमर्स को कैप्चर करने के लिए भी आप अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, द कंट्री ऑफ ओरिजिन इम्पैक्ट। जैसा बताया
अगर आपका प्रोडक्ट है उस कंट्री से आता है जो कंट्री उस वजह से ही फेमस है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। जैसे कि सपोज है कोई कंपनी है वो रिस्ट वॉच बनाती है और वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, तो उसको उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में एक ही मैसेज रखेगी, मेड इन स्विस। नेक्स्ट क्या आ जाता है, प्रोडक्ट अडेप्टेशन। कई बार हमें अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने पड़ते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन या फिर प्रोडक्ट अडेप्टेशन। तो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने पड़ते हैं? तो पहला रीजन तो क्या हो सकता है कि एक कंपनी के लिए पूरे वर्ल्ड में एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ मार्केट को टैप करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर कस्टमर की हर कल्चर में नीड्स और एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती हैं। और अगर आप है कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स में चेंजेस करोगे, कस्टमाइज करोगे, तो आपका जो मार्केट शेयर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप प्रोडक्ट को कस्टमाइज करने के पीछे दो फैक्टर्स होते हैं, मैंडेटरी फैक्टर्स और वॉलेंटरी फैक्टर्स। मैंडेटरी फैक्टर्स वो होते हैं जो कि करना ज़रूरी हैं, कंपलसरी हैं। वॉलेंटरी वो हैं जो कंपनी अपनी मर्जी से करती है। तो मैंडेटरी में फर्स्ट क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। हर कंट्री का अपना लॉज रूल्स अलग अलग होते हैं, तो आप जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हो आपको वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि इंडिया में कोई कंपनी फूड प्रोडक्ट्स में डील कर रही है तो उसे FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई कंपनी इंडिया में अपने बैंकिंग ऑपरेशंस कर रही है तो उसे RBI की गाइडलाइंस माननी पड़ेगी। कोई इंश्योरेंस कंपनी आ रही है तो उसे IRDA की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होता है। सेकंड, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बाद हमारा सेकंड क्या जाएगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ कंट्रीज हैं उसमें 220 वोल्ट्स और 50 फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक करंट होता है, जैसे कि इंडिया में। जबकि US में देखा जाए तो 110 से 120 वोल्ट और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है। तो आप सेम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को दोनों जगह सेल नहीं कर सकते, तो आपको वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उसे चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या आ जाता है, मेजरमेंट सिस्टम। हर कंट्री में मेजरमेंट सिस्टम भी अलग अलग होता है जो प्रोडक्ट के डिज़ाइन को, वेट को इम्पेक्ट करता है। जैसे इंडिया में मैट्रिक सिस्टम फॉलो किया जाता है, किलोग्राम, मीटर और लीटर। जबकि US में इंपेरियल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जैसे पाउंड, फीट और गैलन। तो इससे पैकेजिंग के साइज पर, वेट पर, उस पर क्या करना पड़ता है, आपको चेंजेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशंस। हर कंट्री में पैकेजिंग और लेबलिंग के रेगुलेशंस है। आप इंडिया में अगर लेबलिंग कर रहे हो तो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, लेकिन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में अरेबिक लैंग्वेज में यूज़ करना पड़ेगा। यूरोपियन कंट्रीज़ में जो वहाँ की लैंग्वेज है उसमें करना पड़ेगा। तो आपको हर कंट्री की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है कि आपको वहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर किसी कंट्री में प्लास्टिक की पैकेजिंग पर बैन है तो आपको वहाँ पर प्लास्टिक की पैकेजिंग में नहीं कर सकते हो, तो ये भी किस में आ जाएगा, आपका मैंडेटरी में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आता है, वॉलेंटरी फैक्टर्स। वॉलेंटरी का मतलब जो कंपलसरी नहीं है, कंपनी केवल अपने मार्केट शेयर इन्हांस करने के लिए, रीच को बढ़ाने के लिए करती है। तो फर्स्ट क्या है, कस्टमर्स डेमोग्राफिक्स। वही बताया कि हर कल्चर में, हर कंट्री में हाइट, वेट, लुकिंग फीचर्स, फिजिकल फीचर्स अलग अलग होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे कोई कंपनी स्पोर्ट्स शूज़ बना रही है तो वो एशिया में सेल कर रही है तो वो 6 नंबर, 7 नंबर के शूज़ या 8 नंबर के शूज़ ज़्यादा रखेगी, लेकिन वो अफ्रीका या यूरोप में सेल करे तो 10 और 11 नंबर के शूज़ ज़्यादा रखेगी, क्योंकि लोगों की हाइट में क्या होता है, डिफरेंट आता है। तो जो बेड शीट्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, शूज़ हैं, ये वहाँ के अकॉर्डिंग आपको चेंज, तो कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप वॉलेंटरी चेंज करते हो। हर कंट्री का कल्चर अलग अलग होता है, तो वहाँ के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट्स में चेंज कर सकते हो। कोई भी कंपनी ये नहीं कहते कि इंडिया में मार्केटिंग या सेल्स प्रमोशन केवल दिवाली के टाइम ही करनी चाहिए, लेकिन यहाँ के कल्चर में दिवाली सबसे फेमस फेस्टिवल है, तो कंपनीज है वॉलेंटरी यहाँ पर दिवाली के टाइम है गिफ्ट्स, डिस्काउंट्स देती हैं और ज़्यादा प्रमोशन करती हैं। तो हर कंट्री का अपना कल्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। वहाँ के अकॉर्डिंग आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैकडोनल्ड है, वो इंडिया में ना तो बीफ और ना ही पोर्क सेल करती है, क्योंकि इंडिया में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रहते हैं, जबकि इंडिया में है, मुस्लिम कंट्रीज़ में है, वो पोर्क को सेल नहीं करती है। इसी तरीके से लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग भी आपको चेंज करना पड़ता है। हर कल्चर में एक सब कल्चर होता है, जैसे कि इंडिया में दुर्गा पूजा भी हो रही है,
गणेश विसर्जन भी हो रहा है, गणगौर भी बनाया जा रहा है, छठ पूजा भी हो रही है, नवरात्रे भी सेलिब्रेट हो रहे हैं। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कुंभ का मेला भी लग रहा है, तो जो लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं इनके अकॉर्डिंग भी वो अपनी मार्केटिंग प्रोग्राम्स को रन करती है। तो ये भी वॉलेंटरी है। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ यूज। हर कंट्री में यूज करने की कंडीशंस अलग अलग होती है। जैसे आजकल इंडिया में एक नया सेगमेंट आया है कॉम्पैक्ट एसयूवीज, जिसमें कि जो व्हीकल्स हैं वो हैचबैक और एसयूवी के मिड में होते हैं, तो उनकी ग्राउंड क्लियरेंस एसयूवी से थोड़ी कम होती है और हैचबैक से ज़्यादा होती है, क्योंकि इंडिया में लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियां हैं वो अच्छे ढंग से ऑफ रोडिंग नहीं की जा सकती। लेकिन डेवलप कंट्रीज़ में क्योंकि रोड्स की कंडीशंस अच्छी होती हैं तो वहाँ पर कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा सेल होती है। नोकिया ने इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही नोकिया 1100 फ़ोन को लॉन्च किया था, जिसमें एंटी स्लिप ग्रिप थी, बिल्ट इन टॉर्च लाइट थी, डस्ट रेजिस्टेंस कवर था और बैटरी बैकअप था। प्राइस, लो इनकम कंट्रीज होती हैं वो प्राइस के लिए हाईली सेंसिटिव होती हैं, तो वहाँ पर आप चाहे अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कटिंग कर लीजिए, आपको फीचर्स से ज़्यादा उनकी प्राइस कम रखनी पड़ती है। और जो हाई इनकम कंट्रीज होती हैं वो प्राइस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती, इसलिए आपको वहाँ अपने प्रोडक्ट्स में फीचर्स देने पड़ते हैं। तो आपको प्राइस भी कंट्री टू कंट्री आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कंपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए करती है। अब लास्ट डिसीजन क्या जाता है, ग्लोबल वर्सेस लोकल ब्रांड्स। मार्केटर्स हमेशा इस डायलेमा में रहते हैं कि क्या वो अपने प्रोडक्ट्स की पोजीशनिंग एज ए ग्लोबल ब्रांड करें या फिर एज ए लोकल ब्रांड करें। तो कोई भी कंपनी है वो ना तो 100% है ग्लोबली कर पाती है, ना 100% लोकली कर पाती है, तो उसको कुछ ना कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो मिडिल पार्ट लेती हैं कि ग्लोबल और लोकल स्ट्रेटजी का मिक्सचर यूज करती हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है। एक तरफ तो कम्युनिकेशन एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर प्रोडक्ट स्ट्रेटजी है। तो प्रोडक्ट दो टाइप से हो सकते हैं, स्टैंडर्डाइज और लोकलाइज्ड। कम्युनिकेशन भी दो टाइप से हो सकता है, स्टैंडर्डाइज और लोकलाइज्ड। तो 4 स्ट्रेटजीज बनती हैं। ग्लोबल स्ट्रेटजी मतलब यूनिफॉर्म प्रोडक्ट, यूनिफॉर्म मैसेज। लोकल स्ट्रेटजी मतलब कस्टमाइज प्रोडक्ट और कस्टमाइज मैसेज। और मिक्स स्ट्रेटजी दो टाइप्स होगी, या तो प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड हो, मैसेज यूनिफॉर्म हो, या फिर प्रोडक्ट यूनिफॉर्म हो और मैसेज कस्टमाइज्ड हो। तो ये मिक्स स्ट्रेटजी है वो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। और लास्ट क्या आता है, क्रॉस कल्चरल मार्केटिंग मिस्टेक्स। कई बार हम कल्चर की स्टडी नहीं कर पाते और हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कल्चरल मार्केटिंग मिस्टेक्स बोलते हैं। तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हॉलमार्क है वो फ्रांस में फेल हो गया क्योंकि उसने एज्यूम किया कि जैसे बाकी और कंट्रीज़ में वो कार्ड है, वो कार्ड के अंदर मैसेज है वो लिखता है, तो फ्रेंच भी उनको प्रेफर करेंगे। लेकिन जो फ्रेंच हैं जो फ्रांस में रहते हैं वो खुद के मैसेज ग्रीटिंग कार्ड्स पे लिखना प्रेफर करते हैं, तो हॉलमार्क वहाँ पर फेल हो गया। कुछ सेकंड है, प्रमोशन में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे KFC है वो इंडिया में फैमिलीज़ को अट्रैक्ट करने में फेल हो गया, जो कि नॉन वेजिटेरियन, जो कि वेजिटेरियन फैमिलीज थे, क्योंकि इंडियन ने परसीव्ड किया, क्योंकि इसका नाम ही क्या था, कैंचूरियन फ्राइड चिकन, कि उनको क्या लगा ये तो केवल फ्राइड चिकन ही सेल करता है, जबकि ऐसा नहीं था कि वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स भी सेल करते थे। नेक्स्ट, प्राइजिंग प्रॉब्लम। मैगी नूडल्स है वो इंडिया में फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि इनिशियल लेवल में जो टारगेट कस्टमर्स थे उनको है ये जो नूडल्स थी इनकी जो प्राइस थी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, क्रॉस कल्चरल कंज्यूमर एनालिसिस पढ़ा। तो इसी के साथ ये लेक्चर नंबर 24 कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच।